नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आज मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। इससे पहले ये आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम मध्य प्रदेश का परिचय, मध्य प्रदेश का गठन पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आपको मैं आशा करता हूँ आपको पढ़कर बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि हमने एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी कि आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या है भौगोलिक स्वरूप। तो क्या हुआ दोस्तों, हम चलते हैं हमारी स्लाइड पे। तो दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश का जब हम भौगोलिक विभाजन करते हैं, यानी कि जब मध्य प्रदेश का नक्शा आपने देखा होगा, जब हम उसको बांटते हैं, यानी कि मेन उसको कितने टुकड़ों में बांटते हैं, किसने भौगोलिक स्तर की बात हो रही, तो 3 टुकड़ों में बांटते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा मध्य उच्च प्रदेश, यानी कि एक क्षेत्रफल हमारा क्या कहलाता है, मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। दूसरा क्षेत्रफल हमारा कहलाता है सतपुड़ा की जो मेकल श्रेणी है, यानी कि जो पर्वत श्रेणियाँ है वो कहलाता है। और तीसरा हमारा है बघेलखंड का पठार, यानी कि मध्य प्रदेश भौगोलिक स्तर पर 3 विभागों में बटा हुआ है, यानी 3 भागों में बटा हुआ। कौन कौन सा, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। यानी कि कुल मिला के मध्य प्रदेश सिर्फ 3 भागों में बटा हुआ है। और 3 भाग आपको ये नाम याद रख लो बस। कौन कौन सा, मध्य उच्च प्रदेश, ये तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा है कि उच्च प्रदेश यानी कि उठा हुआ प्रदेश। दूसरा हमारा क्या, सतपुड़ा की जो मेकल श्रेणियाँ, यानी जो सतपुड़ा के जो पर्वत हैं वो वाला इलाका। और तीसरा हमारा क्या है, बघेलखंड का पठार। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि मध्य उच्च प्रदेश का कौन कौन सा क्षेत्रफल लगता है, उसमें कौन कौन सी नदियां आती है, उसमें अगर और कोई से पठार आते हैं तो वो कौन कौन से पठार आते हैं। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मध्य उच्च प्रदेश के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल से हम क्या क्या पढ़ेंगे, मध्य उच्च प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से हम सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से हम पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार, ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पे। तो दोस्तों ये आ गए, हम पेन ले लेता हूं मैं। तो अब हमारा आता है मध्य उच्च प्रदेश। तो जो मध्य उच्च प्रदेश यानी कि जो हमारा पहला भाग था उसको पुनः 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। पहले तो पूरे मध्य प्रदेश का जो नक्शा था उसको हमने 3 भागों में बांटा, लेकिन जब वो जो पहला जो भाग था दोस्तों हमारा, है ना, जो मध्य उच्च प्रदेश था उसको वापस सिर्फ 5 भागों में विभाजित किया, यानी कि पुनः उसको 5। तो वो कौन कौन से, एक पहला भाग हो गया हमारा मध्य भारत का पठार, दूसरा हो गया मालवा का पठार, तीसरा हो गया नर्मदा सोन घाटी, चौथा हो गया रीवा पन्ना का पठार और 5वां हो गया हमारा बुंदेलखंड का पठार। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, डिटेल से पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात, आपका एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि पठार किसे कहते हैं, तो मैं इसका बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले तो समझ में आता ना, मैं पठार पठार बोल रहा हूँ तो आप बोलेंगे सर पता नहीं पठार पठार क्या बोल रहे हैं, क्या होता है पठार पठार, पता नहीं क्या पठार पठार बोल। तो चलिए मैं पठार के बारे में बोलता हूँ। तो होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि ये समुद्र है, क्या ये समुद्र में पानी भरा हुआ है। अब समुद्र में पानी भरा होगा तो सीधी सी बात है, कुछ देर के बाद इसका समुद्र का किनारा होगा और यहाँ से हमारी पृथ्वी, यानी कि जो हमारी धरातल है, यानी कि हमारी भूपट्टी है, यानी कि हमारी पृथ्वी का भूभाग चालू हो जाएगा, यानी कि जो स्थल है वो चालू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब पृथ्वी का स्थल चालू होगा तो कुछ समतल होगा, है ना, कहीं पे गड्ढा होगा, कहीं पे बहुत सारा पहाड़ होगा, कहीं पे रेगुलर समतल समतल चलता रहेगा, फिर एकदम गड्ढा आ जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, जब हम समुद्र तल से, ये समुद्र तल है हमारा, ये पानी भरा हुआ है, इस समुद्र तल से वह भाग जो थोड़ा सा समुद्र तल से थोड़ा उठा हुआ हो और समतल हो, क्या उठा हुआ हो और समतल हो, यानी कि समतल है ना भाई, तो ये समतल यानी कि वह वो मैदानी इलाके जहाँ पे कृषि होती है, जनसंख्या निवास करती है ना, जहाँ पे नदियाँ बहती है, तो उस वाले भूभाग को, ये कहीं लंबा चौड़ा हो सकता है, कहीं किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हो सकता है। तो इस भूभाग को क्या कहते हैं, इस भूभाग को कहते हैं दोस्तों पठार। क्या कहते हैं, पठार। और मान लीजिए कि यही भाग ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ, तो इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, इस वाले भाग को बोलेंगे हम पर्वत, पहाड़ियाँ, चोटियाँ, ऐसे ही बोलेंगे ना। और मान लीजिए कि यहीं पे कहीं पे जाकर, मान लीजिए कि समुद्र तल है, ये हमारा बराबर समतल पठार चल रहा है, कहीं पे ऐसे गड्ढा वड्ढा आ जाता है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, घाटियाँ, भ्रंश घाटियाँ, गड्ढे, खाड़ी। तो ये जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खाड़ी वाड़ी, इसमें पानी भरा होता है ना। तो ये जो दोस्तों ये उठा हुआ हिस्सा है ना, इसी उठे हुए हिस्से को समतल
समतल हिस्से को जहाँ पे मैदान हो, उपजाऊ कृषि भूमि हो, सारी फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ, जनसंख्या लगी हुई है, तो ऐसे भूभाग को हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना पठार किसे बोलते हैं। तो अब हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई जो मध्य भारत का पठार है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसमें कौन कौन से शहर आते हैं, है ना। मध्य प्रदेश के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे तो ही तो हमें जानकारी होगी ना। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पे। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों मध्य भारत का पठार। मैं पेन ले लेता हूँ। तो ये हमारा मध्य भारत का पठार क्या है, मध्य भारत का पठार हमने समझ में आया ना। स्टार्टिंग से आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना। मेरा कहना है बस आप कहानी के माध्यम से पढ़ते जाओ, आपका हर जो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा है ना वो सब यहीं पूरे हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, तो हमारा जो मध्य भारत का पठार है ना ये क्या है, बुंदेलखंड, अरावली पर्वत और मालवा के पठार से घिरा हुआ है। कौन किस किस से घिरा हुआ है, बुंदेलखंड, अरावली पर्वत और मालवा के पठार से घिरा हुआ है। कौन सा, ये मध्य भारत का पठार। तो एक बार मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आपको ले चलता हूँ मैप पे, वहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये मैप है हमारा मध्य प्रदेश का, ये तो आपने सभी ने देखा होगा, है ना। तो ये जो हिस्सा जो मैंने ये मार्क किया है ना, ये जो हिस्सा यानी कि जो ये ऊपरी ऊपरी हिस्सा है ये हमारा कहलाता है मध्य भारत का पठार। तो आपको सबको मालूम है, हमने जब पहला लेक्चर पढ़ा था, जब हमारी मध्य प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है, तो इधर हमारा कौन सा राज्य पड़ रहा था, तो इधर पड़ रहा था दोस्तों हमारा राजस्थान, और इधर हमारा कौन सा पड़ रहा था, उत्तर प्रदेश पड़ रहा था ना भाई। तो ये जो राजस्थान में ना दोस्तों एक पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणियाँ। तो इस तरफ जब मध्य प्रदेश के एक तरफ क्या ये मध्य भारत का पठार होगा, ये पूरा का पूरा, ये जितना भी हिस्सा दिख रहा है ना ये सारा का सारा ये मध्य भारत का पठार होगा। तो एक तरफ तो देखिए अरावली पर्वत है, और यहाँ नीचे दोस्तों ये जो सारा क्षेत्रफल पड़ेगा ना, ये वाला क्षेत्रफल, तो ये हमारा क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा हमारा मालवा का क्षेत्रफल। तो एक तरफ हमारा क्या पड़ जाएगा, मालवा का पठार, और ये जो इधर जो इलाका आएगा ये वाला जो क्षेत्रफल आएगा इसको बोलेंगे दोस्तों बुंदेलखंड का पठार। तो जो मध्य भारत का पठार है वो किन किन से घिरा हुआ है, तो देखिए अरावली पर्वत श्रेणियों से, मालवा के पठार से, बुंदेलखंड के पठार से, यानी कि ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना, ये हमारा मध्य भारत का पठार। तो ये समझ में आया ना आपको, नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार और देख लेना, बड़ा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं हमारी वापस उसी स्लाइड पे, है ना दोस्तों। तो हमारी उसी स्लाइड पे चलते। तो दोस्तों मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड, अरावली पर्वत और मालवा के पठार से घिरा हुआ, ये मैंने आपको मैप में दिखा दिया। अब क्या है, विंध्य सेल समूह का यह पठार है ना, क्या करा कि 300 से 500 मीटर ऊंचाई धारण किए हुए। ऊंचाई कहाँ से नापी हमने, अरे भाई ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल से पानी भरा हुआ होता है, तो किसी की भी ऊंचाई, चाहे पर्वत हो, पठार हो, हम समुद्र तल को हम क्या है कि एक मानक मानकर, एक मेन चीज़ मान के समुद्र तल को, और वहीं से सबकी ऊंचाई लेते हैं, वहीं से सबका लेवल लेते हैं। यानी कि यहीं से ये समुद्र तल से ही हर पहाड़ कितना ऊंचा है, पठार कितना ऊंचा है, उसका लेवल कहाँ से लिया जाता है, उसका लेवल लिया जाता है दोस्तों समुद्र का जो जल होता है ना, और जो जल का जो लेवल होता है ना, जो सरफेस होता है ना, वहाँ से। तो वहाँ से इसकी ऊंचाई, कोई समुद्र होता है भाई, हमारे भारत के चारों ओर तो समुद्र लगा हुआ है, और दुनिया में दोस्तों जितना भी समुद्र होते हैं ना, जितने भी समुद्र होते हैं ना, उन सभी का एक ही लेवल होता है। एक ही लेवल क्यों होता है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। पूरी धरती पे जितने भी समुद्र हैं, चाहे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, जितने भी महासागर है ना, भूमध्य सागर, तो उन सबका जो पानी का जो लेवल होता है ना दोस्तों, जो पानी भरा होता है, उसका जो सरफेस जो लेवल होता है ना, वो एक ही होता है। इसलिए सबके ना समुद्र तल से ही सभी पहाड़ियों की, पठारों की, की ऊंचाई सिर्फ समुद्र तल को मानक मानकर उसी से नापी जाती है। तो समुद्र तल से जो हमारा ये जो मध्य भारत का पठार है उसकी ऊंचाई कितनी है, 300 से 500 मीटर ऊंचाई धारण किए हुए। तो समझ में है ना, ये 300 से 500 मीटर, हमको ऐसे बारे मोटा मोटा पढ़ के नहीं निकलना, हमको डिटेल में जानना है। अब इस पठार में चंबल घाटी स्थित है, यानी कि जो हमारी चंबल नदी बह के आती है, कहाँ से निकलती है, ये हमारी यहाँ इंदौर से निकलती है। इंदौर में जो जाना बाबा पहाड़ी है वहाँ से जो चंबल नदी निकलती आती है, तो वो मेन कहाँ बहती है, तो इसी पठार में बहती है, चंबल घाटी में। यहाँ की जलवायु, कहाँ की जलवायु, यानी कि इस मध्य भारत के पठार की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की, महाद्वीपीय प्रकार की, यानी कि देखिए महाद्वीपीय प्रकार की, यानी कि दोस्तों शुष्क, यानी कि जो मान लीजिए पानी से घिरा हुआ नहीं हो उसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय, ठीक है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है इसमें यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, तो और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ पे कहाँ पे, इस मध्य भारत के पठार में। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है इसके बाद। और वर्षा होती है दोस्तों, वर्षा कितनी होती है,
तो यहाँ वर्षा होती है दोस्तों कितनी 76 सेंटीमीटर लगभग, यानी कि यहाँ मध्य प्रदेश के और क्षेत्रफल से कम वर्षा होती है। वैसे तो मध्य प्रदेश में 100 से 125 सेंटीमीटर, 100 से 125 सेंटीमीटर बरसात होती है, लेकिन ये जो हमारा ये जो क्षेत्रफल है, ये मध्य भारत का जो पठार है हमारा, इसमें क्या है कि वर्षा कम होती है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, कटीले वन पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, है ना। गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है, क्योंकि ये महाद्वीपीय प्रकार का, यानी कि इसके आसपास कोई पानी का स्रोत है ही नहीं। अगर पानी का स्रोत होता, समुद्र के किनारे होता, तो सीधी सी बात है यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। अब इस जो पठार है ये हमारा मध्य भारत का पठार, इसके प्रमुख शहर कौन से हैं? तो सबसे प्रमुख शहर है दोस्तों मुरैना इसी में आता है, शिवपुरी इसी में आता है, भिंड तथा ग्वालियर इसी में आते हैं। यानी कि ये जो इलाका आएगा, यानी कि ये जो क्षेत्रफल आएगा हमारा मध्य प्रदेश का, इसी में मुरैना आ जाएगा, शिवपुरी हो जाएगा, भिंड हो जाएगा तथा ग्वालियर आ जाएगा। और जब हम जिलों के बारे में पढ़ेंगे, ये सबके सब जिले, मुरैना, शिवपुरी, भिंड तथा ग्वालियर, ये सब जिले, इनके बारे में मुरैना में क्या क्या फैक्ट्री, हम सब डिटेल से पढ़ेंगे, ओके। लेकिन ये हमारा अभी तीसरा वीडियो है भौगोलिक स्तर का, भौगोलिक स्थिति के बारे में है, तो हम भौगोलिक स्थिति ही पढ़ रहे हैं अभी आपको, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन है इसमें, तो मालनपुर है दोस्तों, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये भिंड में है। यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री है, शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर हथियार का निर्माण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। समझ में आया ना वीडियो में? अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मध्य प्रदेश से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सब इंजीनियर, व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है ना। ये पूरी सीरीज़ ही आपके लिए बहुत खास होने वाली है, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका। तो चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो ये तो हमने मैप देख ही लिया, ये तो हमारा हो गया कि ये पूरा हमारा मध्य भारत का पठार हो जाता है। तो चलिए अब हमारा दूसरा भाग पे चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं मध्य उच्च प्रदेश के बारे में, उसके 5 भाग है। 5 भाग में से हमने क्या है, हमने एक भाग पढ़ लिया मध्य भारत का पठार। अब हमारा दूसरा भाग पे चलते हैं। तो दूसरा भाग है दोस्तों हमारा, अब आ जाता है हमारा मालवा का पठार। क्या आ जाता है? मालवा का पठार। तो मालवा के पठार से हम डिटेल से पढ़ते हैं, है ना। तो यह पठार लावा मिट्टी से निर्मित है। लावा मिट्टी मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से बहुत सारी राख निकलती है, लावा निकलता है ना, जो गरम गरम उबलती धधकती आग निकलती है। आग निकलने के बाद दोस्तों वो जो पूरी आग फैलती है, यानी कि उसमें से जो मटेरियल निकल के आता है ना, वो बाद में निकल के ठंडा हो जाता है। तो ये जो हमारा मालवा का पठार है ना, तो वो जो लावा निकल के आया ना दोस्तों, उसी से बना हुआ है, उसी की मिट्टी से बना हुआ है। भाई बाद में वो इतना गर्म तो रहेगा ना, कुछ सालों बाद तो ठंडा हो जाएगा ना। तो वो जो लावा धधकती जो आग निकलती है ना, तो वो जो मिट्टी निकलती है एकदम गर्मा गर्म और ठंडी होकर, उससे जो बनी हुई मिट्टी है ना, उसी से क्या बना है, ये हमारा मालवा का पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, समझ में आया। यह मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग तथा नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। नर्मदा नदी मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसके मैप में, तब जाके आपको अब इसके बारे में ज़्यादा समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं हमारे मैप। तो दोस्तों ये जो मैंने मार्किंग किया हुआ ना, ये जो जितना भी एरिया है, ये सारा का सारा हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारे मालवा का पठार। इसमें कौन कौन से ज़िले देखिए, रतलाम पड़ता है, उज्जैन पड़ता है, आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, कुछ हिस्सा रायसेन का भी। तो ये सारे के सारे दोस्तों किस में आते हैं, मालवा के पठार में आते हैं, है ना। कि इसमें जितना भी क्षेत्रफल आता है वो क्या कहलाता है, मालवा का पठार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारी वापस जो हम पढ़ रहे थे वही डिटेल में। तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, अरे मध्य प्रदेश का नक्शा बनाएंगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा होगा पश्चिम भाग तथा नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी नीचे से बहती है, तो उत्तर में स्थित है किसके, इसके उत्तर में स्थित है किसके, ये जो मालवा का पठार है। तो ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है कौन, ये मालवा का पठार। नर्मदा जो नदी बहती है हमारा है, नर्मदा नदी के ऊपर है ये, तो इसलिए नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। और नर्मदा नदी मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा है, यानी कि जो मालवा का पठार है हमारा, जो मैप में देखा था, इसके जस्ट नीचे हमारी दोस्तों नर्मदा नदी बहती है, इसलिए वो नर्मदा नदी मालवा के पठार के लिए दक्षिणी सीमा बनाती है। कौन सी सीमा बनाती है, दक्षिण की तरफ। भाई दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी सीमा ही बनाएगी ना। मैप तो देखना आता ही होगा ना। अरे मैप देखने में कुछ नहीं दोस्तों, जो ऊपर का होता है उसको उत्तर बोलते हैं, नीचे का होता है उसको दक्षिण बोलते हैं, जो हमारे राइट हैंड साइड होता है उसको पूर्व बोलते हैं, और जो हमारे इस तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। ठीक है ना, आपको इस बात को समझ में आया ना। भाई ऊपर आप जो भी मैप ले गए, आप जैसे मोबाइल से पढ़ रहे हैं या जिससे पढ़ रहे हैं, तो जो आपके ऊपर यानी कि जो आपके सिर की तरफ जो होगी वो क्या होगी, उत्तर होगा, और आपके पैरों की तरफ दक्षिण होगा, और आपका जो राइट हैंड साइड होगा वो क्या पूरब होगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो आपका पश्चिम होगा। तो समझ में आया ना।
तो क्या हुआ कि ये जो नर्मदा नदी है ना इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है, किसकी? मालवा के पठार के लिए जो नर्मदा नदी है ना ये दक्षिण सीमा बनाती है। अब ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। कहाँ से है? समुद्र तल से। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि इसकी ऊंचाइयाँ कहाँ से नापी जाती है, किसी भी पहाड़ की ऊंचाई, किसी भी पठार की ऊंचाई। पठार मैंने बता ही दिया कि पठार किसे कहते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। अब इसमें प्रमुख चोटियाँ, चोटियाँ क्या? यानी कि जो पहाड़ होते हैं और जो पहाड़ का सबसे ऊपरी शिखर होता है उनको ही चोटियाँ बोलते हैं। तो ये जो है ना ये क्या है, जो ये पठार है इसमें कहीं कहीं पहाड़ भी होंगे भाई, कहीं कहीं मैदान भी होगी, कहीं कहीं नदियाँ भी होगी ना, है ना, थोड़ा छोटा मोटा तो चलता रहता है। तो इसकी प्रमुख चोटियाँ सिगार चोटी, जाना पावा कहाँ पड़ता है? इंदौर के पास मऊ महू की पहाड़ियाँ जहाँ पड़ती है दोस्तों वहाँ जाना पावा पहाड़ी बोलते हैं उसको। और धजारी, ये आपको 3 इसकी प्रमुख चोटियाँ किसकी? मालवा के पठार की, है ना। देखिए दोस्तों, जाना पावा पहाड़ी पर स्थित वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है। आपने ये तो पढ़ा होगा कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? बोले जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है, मऊ से निकलती है। लेकिन दोस्तों डिटेल में आजकल एमपीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत ही डिटेल में अंदर घुस के और पूछा जाता है। तो आपको अगर वांचू पॉइंट दिया हो वहाँ पे तो आप मेहरबानी करके वही टिक करके आएंगे, यानी कि आप वही ऑप्शन चूज़ करेंगे। ओके, तो मज़ा आ रहा ना पढ़ने में? मज़ा आ रहा हो तो दोस्तों क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है ना, और वीडियो पे कमेंट भी करना है। तो चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब इसी की दोस्तों क्या है कि इसकी प्रमुख नदियां देख लेते हैं हम। तो कौन कौन सी? इस वाले मालवा के पठार में चंबल नदी बहती है, छिपरा नदी बहती है, काली सिंध बहती है, पार्वती बहती है और बेतवा नदी। ये सारी की सारी नदियां कौन से पठार में पड़ती है? तो मालवा के पठार। मालवा का पठार का मैंने आपको मैप दिखा दिया, एक बार और दिखा दूंगा आपको, है ना, तसल्ली के लिए। अब देखिए, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल भूमि का, यानी कि जो मध्य प्रदेश का टोटल जो क्षेत्रफल है, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कितना था? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो उसका क्या है दोस्तों? 28.26% धारण किए हुए, यानी कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश का, यूं मान लीजिए कि आप सबसे बड़ा पठार है भाई। 28% तो इसी का हो गया। बाकी 75% पे, 75 भी क्यों, बाकी जो 73-74% बचा है उसी पे सारा मध्य प्रदेश है। तो ये बहुत ही मायने रखता है मध्य प्रदेश के लिए। यहाँ मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि दोस्तों ये ज्वालामुखी के लावे से बना था और ज्वालामुखी का लावा बाद में ठंडा होकर उससे क्या काली मिट्टी बनती है। वर्षों वर्षों के चट्टानें बनती है, फिर वो थोड़ा थोड़ा टूट के उसकी क्या मिट्टी बन जाती है। तो क्या हुआ कि काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर क्या क्या फसलें होती? गेहूँ, गन्ना, कपास तथा सोयाबीन यहाँ प्रमुख फसल है। कहाँ पे? मालवा के पठार में। जो मालवा के जितने भी लोग हैं वो सब के सब वहाँ पे क्या की खेती करते हैं? गेहूँ की, गन्ना की, कपास की तथा सोयाबीन की। यहाँ ये प्रमुख फसल है यहाँ की। ठीक है, अब यहाँ की जलवायु देख लेते हैं भाई, क्या जलवा दिखा रही है जलवायु। तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है, यानी कि खुशनुमा मौसम रहता है, एकदम झकास मौसम, है ना। तो ना तो जब भाई जब ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ेगी और ना ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ेगी, तो मौसम तो बहुत बेईमान होगा दोस्तों, है ना। तो औसत वर्षा कितनी होती है? तो औसत वर्षा होती है यहाँ 75 से 125 सेंटीमीटर। देखिए काफ़ी अच्छा वर्षा होती है। और वहाँ जो हमारा कौन सा जो ऊपर वाला जो मध्य भारत का पठार था उसमें कितना वर्षा थी टोटल? बोले 76 सेंटीमीटर। तो वहाँ तो वर्षा कम होती थी, लेकिन यहाँ पे वर्षा हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए मालवा के पठार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो आप ऑप्शन में 75 से 125 सेंटीमीटर होगा तो वही चॉइस करके आएंगे। ओके, और औसत तापमान दोस्तों कितना है? 41 डिग्री सेल्सियस, है ना। कहीं कहीं का तो कितना चला जाता है? 50 डिग्री तक चला जाता है हमारा, है ना। तो यहाँ का औसत कितना है? 41, यानी कि बहुत अच्छा है ये। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और क्या खासियत है। देखिए दोस्तों, और बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पे, ये आप खासकर ध्यान दें। देखिए जो फायान हमारा जो चीनी यात्री था दोस्तों, जो हमारे पहले उस ज़माने में आया था, जो फायान था ने यहाँ जो मतलब जो मालवा के पठार है ना उसको विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु कहा है। यानी कि पूरी धरती पे जो सबसे अच्छा जलवायु है ना दोस्तों वो कहाँ की है? वो हमारे मालवा की पठार की है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं भी मालवा से हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, यानी कि विश्व की हम सबसे अच्छी जलवायु वहाँ रहते हैं। बड़े खुशनसीब हैं हम। आगे पढ़ते हैं।
कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो हमने दूसरे पार्ट में बता चुका हूँ मैं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देखिए। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से निकलती है मैं फिर से बता देता हूँ कि 14 जिलों से निकलती है, और 14 जिलों के नाम मैंने आपको बताया था और मैप में भी आपको बताया था, है ना। देखिए, मालवा का पठार प्रदेश के 16 जिलों में फैला हुआ है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में है ही टोटल अभी कितने जिले हैं, तो बोले 52 जिले, तो उसमें से 16 जिलों में तो टोटल मालवा का पठार फैला हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है, यानी कि 28 पॉइंट, यानी कि 28 क्या 28.5% पे तो सिर्फ मालवा का पठार है हमारे मध्य प्रदेश में। तो बड़ी बात है। अब क्या होते हैं यहाँ स्थित सांची तथा भीमबेटका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो ये भी बहुत गर्व की बात है कि जो हमारा मालवा है उसी में हमारी सांची आ जाती है, और उसी में जो भीमबेटका यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है, अभी तक हमारे भारत में 37 विश्व धरोहर हो चुकी है तो उसमें से 2 तो मालवा में ही है। तो बड़ी बात है ना भाई, है ना। हमारा भारत इतना बड़ा है और फिर मध्य प्रदेश में ही 2 यूनेस्को की विश्व धरोहर है, यानी कि यहाँ पे विदेशी पर्यटक आते हैं दोस्तों। तो हमारे लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खासी इनकम हो जाती है। समझ में आ रहा ना। चलिए, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो यार प्लीज़, है ना। इतनी मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं। अब मुझे पढ़ना होता तो दोस्तों देखिए, मैं अपने भले के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के भले के लिए कर रहा हूँ। और आप अगर लाइक शेयर करेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे बस एक मोटिवेशन मिलता है। 200 लोग देखें ना तो मेरा मन शांत हो जाता है कि हाँ भाई 200 लोगों ने देखा, मैंने इतने लोगों के लिए मेहनत करी है। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं हमारी। तो ये एक बार और इसके मालवा के दर्शन कर लो आप। तो ये वाला, तो देखिए ये जो कर्क रेखा है तो ये इसके बीचों बीच से गुजर रही ना, इसलिए इसने बोला था कि कर्क रेखा हमारी बीचों बीच से गुजरती है। तो भैया ये हमारा मालवा का तो हो गए ना, सारे के सारे ज़िले मैंने बता दिए। मैं एक एक ज़िले के बारे में डिटेल से और अलग पढ़वाऊँगा। तो चलिए अब हमारा अगला देखते हैं, अगला कौन सा पठार है। तो अगला हमारा आ जाता है दोस्तों, क्या आ जाता है, बोले नर्मदा सोन घाटी। तो चलिए भाई, नर्मदा सोन घाटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाता है। तो नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग से लेकर उत्तर पूर्व तक सर्पिलाकार में फैली हुई है। कैसे फैली है, ये सब काट देते हैं, ये किसी का मतलब नहीं है ना। कैसे फैली है, सर्पिला आकार में। तो सबसे पहले तो हम इसका मैप देखें तभी तो हमें समझ में आएगा ना। तो नर्मदा सोन घाटी, तो चलते हम इसके मैप पे। तो दोस्तों ये जो मैंने मार्किंग किया है, ये रेड रेड रेड, ये तो ये हमारा क्या है, ये हमारी है नर्मदा सोन घाटी। मतलब जो ये क्षेत्रफल पड़ता है ना दोस्तों, ये हमारा जो इसके अंदर जो क्षेत्रफल पड़ता है, ये हमारी क्या कहलाती है, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी क्यों, क्योंकि यहाँ से नर्मदा नदी बहती है दोस्तों, और इसके नर्मदा नदी के जो आसपास जो क्षेत्रफल पड़ता है उसको हम बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी। तो इसमें बहुत ही अच्छी कृषि होती है क्योंकि यहाँ पे नर्मदा माता का जल हमेशा बहता रहता है। तो चलिए हम चलते हैं इसकी डिटेल वाले पार्ट पे। तो हमने मैप तो देख ही लिया। तो ये क्या है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग क्यों भाई, ये क्या है कि पश्चिम में पड़ता है। पश्चिम भाग से लेकर उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व तक जा रहा था। आपने इसका देखा ना, सर्पिला आकार में, यानी कि सर्पिल यानी कि कैसे सर्पिल के आकार में देखा हुआ था ना, कैसे लंबा लंबा था सर्पिल आकार का, इसलिए उसको सर्पिला आकार बोलते हैं ना, फैली हुई है। और ये यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा सा लिख रहा था लेकिन थोड़ा सा कमी रह गई तो इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब नर्मदा सोन घाटी एक भ्रंश घाटी है। कैसी घाटी है, भ्रंश घाटी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये भ्रंश घाटी क्या होती है। तो क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि ये एक पहाड़ है, ये इस तरफ एक पहाड़ है और इस तरफ भी एक पहाड़ है, ठीक है, ये दोनों तरफ पहाड़ है, यानी कि एक ये ऊपर उत्तर की तरफ पहाड़ है, एक ये दक्षिण की तरफ पहाड़ है। तो ये जो बीच का जो इलाका होता है ना दोस्तों, ये जो बीच का जो क्षेत्रफल होता है ना, तो इन दोनों पहाड़ों की अपेक्षा ये क्या थोड़ा इन पहाड़ों से नीचे होता है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, मान लीजिए कि ये पहाड़ है और ये जो बीच का इलाका ये थोड़ा सा नीचा है और ये दोनों पहाड़ है, तो ये जो बीच की जो जगह होती है ना, जो क्षेत्रफल होता है ना दोस्तों, देखिए थोड़ा सा सकरा हो जाता है। सकरा यानी कि थोड़ा सा सकरा हो जाता है, भ्रंश हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। तो ये क्या जो नर्मदा सोन घाटी है ना, वो कैसी घाटी है, भ्रंश घाटी है, यानी कि ये और इलाकों से थोड़ा सा नीचे। यानी कि मान लीजिए कि हमारे, मैंने क्या बताया कि ये दो पहाड़ है, एक तरफ इस पहाड़ हो गया, एक तरफ ये पहाड़ हो गया। तो इन दोनों पहाड़ों के बीच की जो क्षेत्रफल है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा क्या नीचे दबा हुआ है, यानी कि ये इस टाइप का आपको दिखेगा। अगर ऐसे देखोगे आप, इस व्यू से देखोगे तो ये थोड़ा सा नीचा है, इसलिए इस घाटी को क्या बोलते हैं, इस घाटी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो समझ में आया ना, भ्रंश घाटी किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही तो हमको समझना था, समझ गए तो चलो लाइक मारो, है ना। तो फिर से पेन ले लेते हैं।
तो अब इसके पूछते हैं प्रमुख शहर। तो प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? देखिए जबलपुर इसमें पड़ता है, किसमें, नर्मदा सोन घाटी में। कटनी इसमें पड़ता है, नरसिंहपुर इसमें पड़ता है, होशंगाबाद, बड़वानी आदि। तो ये जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बड़वानी जो जितने भी सिटियाँ पड़ती हैं ना, तो वो किस में पड़ती है? नर्मदा सोन घाटी में पड़ती है। ओके, नर्मदा सोन घाटी। प्रमुख नदियाँ, तो प्रमुख नदियाँ तो आपको पता ही है कि नर्मदा यहाँ से निकलती है। सोन नदी, तवा, शक्कर आदि, ये तवा, शक्कर, ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। और नदियों के बारे में मैं फिर से डिटेल में पूरा वीडियो लेके आऊँगा। तो अगली स्लाइड पे हमारे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है? तो ये तो हमने देख लिया नर्मदा, सॉरी दोस्तों, एक मिनट। तो ये तो हम देख चुके हैं, पूरा मैप देख लिया ना। ये जो मैंने मार्किंग किया है यही नर्मदा सोन घाटी है। तो हमारी अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हमारा आ जाता है क्या दोस्तों? रीवा पन्ना का पठार। तो चलिए भाई, हमारा ये तीसरा पठार, तीसरा ये चौथा पठार चल रहा है ना। मध्य उच्च प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे जो 5 भागों में उसको बांटा गया था मध्य उच्च प्रदेश को, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब हमारा है रीवा पन्ना का पठार। तो देखिए विंध्य के कगारी क्षेत्र के नाम से जाने वाला ये पठार दमोह से ये दोस्तों, ये कुछ नहीं है, दमोह से ये पन्ना है। क्या? पन्ना, रीवा पन्ना, यानी कि इसको काट देते हैं हम। ये तना वना, मतलब आप बोलेंगे ये क्या लिखा सर, तना वना क्या है? तो क्या हुआ, ये दमोह से रीवा पन्ना आदि जिलों में विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। तथा यह प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 10.37% है। हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो उसका कितना है? ये 10.37%। आप 3,08,000 का, अगर आपने मैथ्स का परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा ना, तो वो भी हम मैथ्स भी पढ़ाते हैं। तो आइए हमारे चैनल पे, बिल्कुल आप सबका स्वागत है, हम सब पढ़ाते हैं यार। तो 10.37% भी हम निकाल देंगे 3,08,252 का। तो इतना हमारा रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, यह पठारी प्रदेश विंध्य सेलों से निर्मित है, यानी कि जो हमारी जो विंध्य सेलें हैं, यानी कि जो हमारे पत्थर हैं, उनसे बना हुआ है ना, विंध्य सेलों से। अब प्रमुख नदियाँ इसमें आ जाते हैं। तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी इसमें? टोंस नदी, केन नदी, सोना नदी, है ना, और ये ब्यारमा नदी। आपने इस नदी के बारे में नहीं सुना होगा, तो यही तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ना। तो कौन कौन सी नदी आती है हमारे रीवा पन्ना के पठार में? टोंस नदी आती है, केन नदी आती है, सोना नदी आती है, और ब्यारमा नदी आती है। किसमें? रीवा पन्ना के पठार में। इस पठार को सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है। ये सफ़ेद शेरों की, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा ना कि बताइए भारत में सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो एकमात्र दोस्तों हमारा जो रीवा पन्ना का पठार है वो यहीं पर हमारा कहाँ पे सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, यहाँ पे, इसलिए बहुत खास हो जाता है। तो इस पठार को सफ़ेद शेरों के लिए भी जाना जाता है। साथ ही हीरा उत्पादन के लिए भी एक प्रसिद्ध है, यानी कि ये प्रसिद्ध है। यानी कि आपने ये पन्ना की खदानें तो सुना होगा ना। पन्ना में दोस्तों हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन होता है। तो पन्ना में हमारे हीरा उत्पादन करने की क्या है? खदानें हैं। तो मध्य प्रदेश हमारे लिए बहुत, हमारे भारत के लिए क्या है? बहुत ही गौरवशाली है। तो चलिए हमारा अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या सिस्टम है? तो यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार की। महाद्वीपीय प्रकार की यानी कि मतलब इसके भी आसपास भाई कोई समुद्र वमुद्र नहीं लगता है ना भाई, शुष्क है थोड़ी सी। औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है दोस्तों? 125 सेंटीमीटर, जो क्या है कि बिल्कुल ठीक ठाक है, जो कि उत्तर पश्चिम की ओर से कम हो जाती है। यानी कि क्या है कि जब हम उत्तर पश्चिम की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी सी क्या, जो 125 सेंटीमीटर नहीं, इससे थोड़ा सा इसका स्तर गिरता जाता है। देखिए सतना जिले में चूना पत्थर तथा पन्ना में हीरा पाया जाता है। मैंने ये बता ही दिया कि पन्ना में हीरा की खदानें हैं ना। दर्शनीय स्थल तो चित्रकूट और मैहर। अभी आप रामायण देख रहे हो ना, तो चित्रकूट में जो सबरी ने बेर वेर खाए थे, जो सीता माता का वो सब कुछ था, तो वही हमारा चित्रकूट। तो वहीं पे ये हमारा एक क्या है, चित्रकूट हमारा क्या है कि दर्शनीय स्थल है। किसका? मध्य प्रदेश का। और मैहर में तो आपको पता ही है कि माँ शारदा का मंदिर है ना, मेरी शारदा भवानी, है ना, तो वही वाला मंदिर। तो ये इसका क्या है? दर्शनीय। यहाँ पे दोस्तों हजारों भक्त जाते हैं रोज, है ना। और इसके बाद सफ़ेद बाग सपारी यानी मुकुंदपुर सतना में स्थित है। वो किस पठार में आता है? हमारा रीवा पन्ना के पठार में ही आता है। तो ये इसकी खासियत हो गई। तो चलिए हमारी अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा कौन सा क्षेत्रफल? तो ये जो हमने मार्क किया हुआ है ना, तो यानी कि जो ये मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्रफल लग रहा है, ये हमारा क्या है? रीवा पन्ना का पठार कहलाता है भाई। यहाँ रीवा पन्ना, और आगे क्या लग जाता है? आगे हमारा स्तर कौन सा आता है? तो इधर आ जाता है हमारा क्या? उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी। क्या जाता है? उत्तर प्रदेश। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए।
तो चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारा दोस्तों आ जाता है बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड के पठार के बारे में जब हमने इतना पढ़ लिया तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बुंदेलखंड का पठार लाल पीली मिट्टी, नीस और ग्रेनाइट से बना है ना। किससे बना है? लाल पीली मिट्टी। यहाँ पे दोस्तों क्या काली मिट्टी नहीं पाई जाती है ना। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.7%। देखिए, सबसे पहले मालवा हमारा कितना था? 28 पॉइंट कुछ परसेंट था। जिसके बाद जो हमारा दूसरा पठार था वो कितना था? जो हमने अभी कितना पढ़ा, रीवा पन्ना का पठार, वो कितना था? 10 दशमलव कितना था? 37%। और ये हमारा कितना है? 7.7% है ये हमारा, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जलवायु कैसी है? तो यहाँ पे भी कोई समुद्र नहीं, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ही समुद्र नहीं लगता, तो वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है ना। अब नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बेतवा, दसान, केन, सिंध आदि। आप बोलेंगे सर ये केन नदी तो आपने उसमें भी बताई थी। तो भाई नदी कोई छोटी मोटी होती है क्या? 2 पठारों में नहीं बह सकती है क्या नदी? नदी तो पूरे भारत में बह सकती है ना भाई। ये क्या 3-4 पठारों में बह सकती है? इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं खड़े करें, है ना। चलिए, सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कौन सी? सिद्ध बाबा की। कितनी ऊंची है ये? तो ये है दोस्तों हमारी 1172 मीटर का, इस वाले पठार की, है ना। मध्य प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। वो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ तो आपसे अगर बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी बोले, यानी कि सबसे ऊंचा शिखर बोले, तो ये कहाँ, ये कितनी है? तो 1172 मीटर ऊपर है। और ये नपती यानी कि जो इसका मैपिंग होती है, यानी कि जो इसका नापते हैं इसको, है ना, जो मेजरमेंट करते हैं, तो वो कहाँ से करते हैं? तो वो करते हैं हम समुद्र तल से। कहाँ से करते हैं? समुद्र तल से। तो समुद्र तल से ये कितना ऊंचा है? तो 1172 मीटर है ना। और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तो वो है हमारे खजुराहो। दोस्तों अगर आप खजुराहो नहीं गए ना, तो आप कहीं नहीं गए। एक बार जाके देखिए, क्या मंदिर है वहाँ पे, क्या बाहर के इतने पर्यटक आते हैं ना, मज़े ही आ जाता है ना। चलिए अगला स्लाइड पे चलते हैं। हमारा क्या है? तो दोस्तों इसका ये मार्किंग देख लो, यहाँ ये हमारा क्या है? बुंदेलखंड का पठार। और यहाँ हमारा क्या था? रीवा पन्ना का पठार। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कुछ कुछ हिस्सा इनका आपस में मिला हुआ है यार। ऐसा नहीं कि एकदम इससे बाउंड्री बना दी कोई, है ना, दीवार खड़ी कर दी। भाई वो तो प्राकृतिक भूभाग है, तो थोड़ा सा आप इतना तो समझते हो ना, थोड़ा बहुत तो मिला जुला रहेगा ना भाई। तो चलो देख लिया आपने, तो चलिए आगे बढ़े आप। तो दोस्तों हमारा मध्य उच्च प्रदेश के जो 5 भाग थे वो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए। अब आ जाते हैं हमारा दूसरे वाले पे, यानी कि मध्य प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा था। 3 भाग में से हमारा अब दूसरा भाग चालू हो रहा है। कौन सा? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। अभी तो हम सिर्फ पहले भाग के बारे में पढ़ रहे थे, मध्य उच्च प्रदेश के बारे में, और वो भी कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। पाँचों भागों की डिटेल हमने आपसे पढ़वा दी है। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना। और ये अब हमारा आ जाता है दूसरा भाग। तो कौन सा? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। यानी कि जो हमने नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्रफल देखा था ना, तो उसके दक्षिण में, यानी कि ऐसे जो हमारी नर्मदा सोन घाटी कैसे फैली? ऐसे फैली होती। तो ये वाला जो इलाका होगा, यानी कि ये जो क्षेत्रफल होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? सतपुड़ा मेकल श्रेणी बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? सतपुड़ा मेकल श्रेणी बोलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसके सोन घाटी के दक्षिण में पूर्व से, यानी कि ये पूर्व है और ये पश्चिम है, या आप पश्चिम से पूर्व भी बोल सकते हैं भाई, दोनों तरफ से बोल सकते हैं। वो तो लंबा लंबा सा फैला हुआ है ना। तो इसको मिटा देते हैं। ये फालतू में हमने इतना सारा कीचड़ कर दिया, तो हमने इसको मिटा देते हैं। तो हमने मिटा दिया, कौन सी बड़ी बात है भाई, मिटा दिया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक वाइक करना यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। ऐसा नहीं सब कुछ आप। तो अब क्या हुआ दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है कि 3 श्रेणियां आती हैं। तो जो पहला हमारा भाग था मध्य उच्च प्रदेश, उसको 5 श्रेणियों में बांटा गया था। और ये भाई साहब ये दूसरी वाली है, इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी भाई? एक श्रेणी हो गई हमारी राजपीपला श्रेणी, दूसरी हो गई हमारी सतपुड़ा श्रेणी, है ना भाई। देखिए थोड़ा सा अटक रहे हैं पढ़ने में। और तीसरी हो गई हमारी मेकल की श्रेणी, है ना। जो मेकल पर्वत श्रेणी आपने नाम सुना होगा ना, वही जहाँ से नर्मदा निकलती है भाई, वही मेकल पर्वत श्रेणी। तो अब हम पढ़ते हैं राजपीपला श्रेणी। तो ये क्या है? यह सतपुड़ा श्रेणी की पश्चिम भाग से ब्रह्मपुर दर्रे तक विस्तृत है। यानी कि जो सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिम भाग, यानी कि जो हमारा मैप में लेके चलें आपको, चलिए लेके चलते हैं, 1 मिनट रुको। तो जो हमारा, ये आपने मैप तो देखा ही होगा ना, तो जो हमारा जो नीचे का जो इस तरफ, जो मान लीजिए कि ऐसे बना देते हैं, मध्य प्रदेश का क्या है, ऐसे बना देते हैं, ये मध्य प्रदेश है ना। तो ये जो हमारा पश्चिम भाग है ना दोस्तों, ये पश्चिम भाग है। तो यह सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिम भाग से, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे ये पश्चिम भाग से, तो यहाँ हमारा ब्रानपुर है, यहाँ सबसे नीचे दर्रा, तो वहाँ ब्रानपुर तक दर्रे तक विस्तृत है। कौन सी? ये राजपीपला श्रेणी, यानी कि ये पहाड़ी है। ये क्या है? पहाड़ी है ये, तो ये वहाँ तक फैली है। तो चलिए हमारा अगला देख लेते हैं, अगला क्या मामला है।
उसी में हमारा दूसरा है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य श्रेणी। भाई 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, तो ये मध्य की श्रेणी हुई ना, तो इसे मध्य श्रेणी भी कहते हैं। इसमें ग्वाली घाट, महादेव श्रेणी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है ना धूपगढ़ दोस्तों, वो किसमें, ये सतपुड़ा श्रेणी, यानी कि जो हमारी मध्य श्रेणी है। यानी 3 श्रेणियाँ तय थी, एक तो ये राजपीपला, ये मध्य श्रेणी, और यहाँ पर कौन सी थी, मेकल श्रेणियाँ। यानी कि ये लाइन से तो ये मध्य की जो है ना, ये मध्य की श्रेणी इसके बाद चल रही है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे एक चोटी है जिसको क्या बोलते हैं हम, धूपगढ़ की। तो ये सबसे ऊँची चोटी है हमारे मध्य प्रदेश की। कितनी ऊँचाई है, बोले 1350 मीटर। ये इसको क्या बोलते हैं, ये महादेव श्रेणी में स्थित है। किसमें, जो ये हमारी चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो वो हमारी आएगी सतपुड़ा श्रेणी या मध्य श्रेणी। और उसी में जो हमारी महादेव श्रेणी है, मतलब इसी में क्या है कि और श्रेणियाँ बटी हुई है। किसमें, ये सतपुड़ा श्रेणी में। तो सतपुड़ा श्रेणी में जो हमारा एक महादेव पर्वत है, श्रेणी यानी कि पर्वत भाई, तो महादेव पर्वत है, उसी में हमारी क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान पूछे ना तो यही है हमारा 1350 मीटर। तो कैसा लग रहा वीडियो, मजा आ रहा ना। अब हम पढ़ते हैं इसकी तीसरी श्रेणी, कौन सी, ये वाली। ये तो हो गई हमारी राजपीपला की पहाड़ियाँ, ये हो गई हमारी मध्य श्रेणी, और ये हो गई हमारी क्या, मेकाल श्रेणी। तो हम मेकाल श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन दोनों का काम हो गया, तो हम इसको हटा देते हैं, इन तीनों का ही काम हो गया। अब तो हम समझ ही जाएंगे ना। तो दोस्तों सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग, यानी कि हमने फिर से क्या मैंने कि ये 3 भाग बनाए थे, राजपीपला की ये सतपुड़ा श्रेणी, और ये हमारा क्या, ये पूर्वी भाग। अरे भाई ये पूर्वी होगा तो ये मध्य होगा, तो ये पश्चिम होगा, तो ये पश्चिम होगा, तो ये पूर्व होगा ना भाई, सीधी सी बात है ना, इसमें कोई जानने की बात है क्या। तो पूर्वी भाग क्या बोलता है, पूर्वी भाग मेकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये वाला हिस्सा किससे जाना जाता है, मेकल श्रेणी के नाम जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम मेकाल श्रेणी में होता है। तो जो हमारी नर्मदा माता है वो यहाँ से निकलती है, यहाँ से बहती हुई कहाँ चली जाती है, तो यहाँ ये महाराष्ट्र से होती हुई गुजरात में जाती हुई, यहाँ पे जो हमारी एक खाड़ी है वहाँ जाकर ये क्या करती है, वहाँ पे अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। कौन सी, हमारी नर्मदा नदी, ठीक है ना, समझ में आया ना भाई। तो यही हमारी नर्मदा नदी यहाँ से निकलती, कहाँ से निकलती है, वो मेकल पर्वत श्रेणी से निकलती है, मेकाल श्रेणी से। और ये किस में आता है, ये हमारा आता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी का जो पार्ट भाग 2 भाग में बांटा था उसमें। तो अब चलते, यहाँ की जलवायु कैसी है दोस्तों, मानसूनी कैसी है, यानी कि यहाँ पे औसत वर्षा होती है 125 से लेकर 150। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, बोले यहीं होती है। और इसी में हमारा क्या पड़ता है दोस्तों, पचमणी पड़ता है। क्या पचमणी पड़ता है, अच्छा नीचे दिया है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पचमणी यहीं स्थित है। किसमें, इस मेकाल पर्वत श्रेणी में, यहाँ से जहाँ नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ पर 197 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो वो कहाँ होती है, वो होती है हमारे पचमणी में। कितनी होती है, 197 नहीं, आप तो 200 याद रखो यार, जाओ 3 और का याद ऐसे करो। तो 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। देखिए कहाँ, तो जो हमारा सबसे पहले क्या था, जो सबसे पहला जो पठार था उस पर 76 हो रहा था, मध्य उच्च प्रदेश वाला जो मध्य भारत का पठार था उसमें कितना 76 सेंटीमीटर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही, तो 125 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो बड़ी बात हुई ना। तो चलिए अगले उस पर चलते हैं, हमारा अगली स्लाइड पर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर शुष्क मानसून वन पाए जाते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, सागौन, सलाई, बांस, तेंदुपत्ता, बीजा, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे। शुष्क मानसून मतलब दोस्तों क्या होता है कि इन सभी के जब भी जैसे जैसे गर्मियाँ लगती है, बरसात से पहले क्या है, इन सारे के पत्ते, जितने भी ये पेड़ पौधे हैं ना, इन सब के पत्ते झड़ जाते हैं, यानी कि ये शुष्क हो जाते हैं, मतलब इनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। और मानसून के हिसाब से सारे पौधों में नई पत्तियाँ आती है, तो इसको कौन सी, शुष्क वन बोलते हैं इसको। क्या, शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि इनके सारे के सारे पत्ते क्या, झड़ जाते हैं। पर्ण यानी कि पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, शुष्क पर्णपाती वन, है ना। महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग इसमें है, खाद्य तेल उद्योग इसमें, तथा कागज उद्योग जो हमारा जो होशंगाबाद है ना दोस्तों, वहाँ पर इसमें जो हमारा नोट छापने के जो कागज होते हैं ना दोस्तों, वो वहीं बनते हैं, होशंगाबाद, है ना। तो ये हमारा सबसे बड़ी बात है।
अब सूती वस्त्र उद्योग खंडवा, बुरहानपुर, कागज उद्योग नेपानगर में है ना। तो उसने बता भी दिया कि देखिए सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, तो खंडवा, बुरहानपुर। तो बताइए दोस्तों वहाँ क्यों है? क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर कपास की खेती ज़्यादा होती है और कपास से ही तो सूती कपड़े बनते हैं ना भाई, इसलिए वहाँ पर होता है। और कागज उद्योग हमारे नेपानगर में। कागज किससे बनता है बता सकता है कोई? भाई बांस के जो पौधा होता है ना, बांस को काट पीट कर पीस पीस कर जो कागज़ बनाया जाता है ना, तो वो बांस के पौधे का बनाया जाता है। ठीक है, देखिए मैंने बता दिया। चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारा मैप। क्या आ जाता है? ये हमारा मैप। तो ये जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है ना दोस्तों, ये सारा ये जो दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है हमारा? सतपुड़ा मेकल। तो यहाँ पर हमारी कौन सी श्रेणी आ जाती है? राजपीपला की श्रेणी। यहाँ पे हमारी सतपुड़ा जो मध्य श्रेणी थी, और यहाँ पर ही हमारी क्या हो जाती है? मेकाल श्रेणियाँ। यानी कि जो महादेव की पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ वो सब कहाँ आ जाती है? इसमें आ जाती है। तो इस बात को आपको समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को 2 बार देख लेना, और इसका देखना ज़रूरी है। और इस वाले पोर्शन से दोस्तों जो भौगोलिक स्थिति है ना, इससे हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। तो आपको इस हमको अरे यार मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो इतना ज्ञान तो हमें होना चाहिए ना भाई। हम बैठे बैठे ही चलिए, हम ऐसे नहीं घूम पा रहे हैं, अभी क्या लग रहा है? लॉकडाउन लग रहा है, तो बैठे बैठे मैप से ही घूम लेते हैं भाई, थोड़ी सी बोरियत दूर हो जाएगी ना। तो चलिए अगला देख लेते हैं हमारा क्या स्लाइड है। तो अब हम आ जाते हैं बगलखंड का पठार, यानी कि हमारे तीनों भाग हो गए। कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा की जो श्रेणियां थी वो, और तीसरा हमारा हो गया बगेलखंड का पठार। अब देखते हैं बगेलखंड के पठार को कितने में बांटा गया। जो मध्य उच्च प्रदेश था दोस्तों, उसको 5 भागों में बांटा गया था। जो सतपुड़ा जो पठार था उसको 3 भागों में बांटा गया था। अब ये बगेलखंड का पठार है। अब देखते हैं इसको बांटा गया कि नहीं बांटा गया। तो देखिए बगेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, यानी कि ये अगर हमने मध्य प्रदेश बना दिया तो ये वाला हिस्सा इसमें पड़ेगा, है ना। पूर्वी भाग में स्थित है, यानी कि इस तरफ स्थित है। यहाँ सोन तथा जोहिला नदी प्रवाहित होती है यानी कि बहती है दोस्तों। ये क्या टेक्निकल भाषा में पूछ लेता है यार, कौन कौन सी? सोन तथा जोहिला नदी। कौन? सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन और नर्मदा, ये दोनों एक ही जगह से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो महादेव पर्वत है ना, जो अमरकंटक है ना दोस्तों, वहीं से निकलती है दोनों के दोनों। तो क्या है कि नर्मदा नदी तो बहती बहती इधर चली जाती है गुजरात में, और सोन नदी हमारी किधर चली जाती है? इधर उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे सोन नदी बहती है। ठीक है, समझ में आया ना। तो चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। तो थोड़ा सा ये फालतू का ज्ञान बांट रहे थे आपको। नदियों के बारे में जब पढ़ाएंगे तो ये पढ़ाएंगे, हमने बता दिया आपको, है ना। तो ये ज्ञान अभी यहाँ नहीं बांटे हम तो अच्छा रहेगा, नदियों के बारे में ही बांटेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये क्या प्रभावित होती है? जलवायु कहाँ की? ये बघेलखंड के पठार की। भाई कहाँ की? ऐसा नहीं आप अपने घर की जलवायु पूछ लें। तो जलवायु देखिए मानसूनी है। मानसूनी यानी कि जैसे वर्षा होगी तो बरसात में बरसात ही होगी, ठंड में ठंडी पड़ेगी, यानी मानसूनी है। यानी कि मौसम के अनुसार ही चलेगी, जो जैसा जैसा मौसम होगा वैसे ही होगा, यानी कि मानसूनी है। तो यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी तथा ठंड में अधिक ठंड पड़ती है यहाँ पे। चलो भाई देखिए हमारा मालवा का पठार सबसे अच्छा है। गर्मी में कम ठंड और ठंड में भी कम, यानी गर्मी में कम गर्मी और ठंड में भी कम ठंड, यानी कि बिल्कुल खुशनुमा मौसम। लेकिन ये हमारा यहाँ चले जाएंगे ना बघेलखंड वाले, तो बेचारों यहाँ अधिक गर्मी, अभी गर्मी पड़ रही है ना, तो अधिक गर्मी पड़ रही होगी वहाँ। तो वैसे ही तो अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो भाई क्यों निकल रहे हो बाहर? घर में बैठो ना यार। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी दोस्ती? बहुत अच्छे होती है, 125 सेंटीमीटर, कम नहीं होती है। ये तो हमारी मध्य प्रदेश की औसत वर्षा ही है, तो 125 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों औसत का मतलब ये है दोस्तों कि कभी 100 भी हो सकती है, कभी 125 भी हो सकती है, कभी 150 होती है। तो जितनी होती है ना सबकी जोड़ जाड़ कर जो औसत निकल के आता है ना, इसलिए हम औसत वर्षा लिखते हैं यहाँ पे। कितना? औसत वार्षिक वर्षा, है ना, समझ में। पूरे वर्ष की बात हो रही है ना ये। अब आते हैं बघेलखंड के पठार में मुख्य व्यवसाय, यानी कि ये लोग क्या काम करते हैं, क्या धंधा पानी है इनका? तो वनों पर आधारित हो। तो क्या है कि जो बघेलखंड का यहाँ पे क्या है दोस्तों, आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इनका क्या है कि जो हमारा जो मेन जंगल वंगल के जो काम होते हैं ना, जो वन होते हैं ना, तो उन्हीं पर आधारित है। जैसे लाख कत्था वत्ता बनाना, है ना, तेंदूपत्ता बेचना बेचना, या जो हमारी जो लकड़ी के जो भी सामान, बाँस की जो डलिया वलिया होती है, यानी कि कुल मिला के जो कुटीर उद्योग होते हैं ना, वो ज़्यादा है इनका, है ना। और उत्खनन उद्योग में कार्य करना है। उत्खनन यानी कि जैसे कोयला वोयला निकलता है, उस खानों में काम करना। तो ये यहाँ का प्रमुख क्या है? व्यवसाय है। कहाँ का? ये बघेलखंड का पठार। तो मज़ा आ रहा हो ना तो प्लीज़ लाइक करना यार, है ना। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अरे यार ये हम बार बार क्यों बोलते हैं, ये आप समझ जाया करो यार, है ना। तो चलिए अगला देख लेते हैं हमारा। तो दोस्तों जो हमारा बघेलखंड का पठार है ना, तो ये औद्योगिक दृष्टि से ये एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्यों? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति थोड़ी सी ऐसी है। यहाँ पे देखिए देखिए वर्षा भी देखिए कैसी थोड़ी सी कम हो रही थी, है ना। औसत 125 हो रही थी, जिसके बाद वनों से ढका हुआ है। तो यहाँ पर जो व्यावसायिक जो व्यवसाय चलता है, तो वह वनों पर आधारित है, ज़्यादा कृषि वृषि नहीं होती है ना, इसलिए।
तो अमरकंटक में ताप बिजली गिरे, क्या जो अमरकंटक है ना जहाँ से नर्मदा, तो वहाँ पर क्या बिजली बनती है, क्या बनती है, बनती है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाने वाली सिंगरौली, जो सिंगरौली हमारा नया जिला बना था, हमने दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ा था, कब बना था, 2008 में। किससे अलग करके बना था, सीधी से। तो वही जिले की तो बात करें हम कि बेड़न में विंध्याचल बृहद यानी बहुत बड़ा ताप विद्युत गृह है, यानी कि जहाँ पर बिजली बनती है, यानी कि बिजली घर है। तथा अमलाई में ओरिएंटल पेपर मिल है, कहाँ, वहीं पे एक अमलाई पड़ती है, तो वहाँ पर क्या है, पेपर मिल है। कौन सी पेपर मिल, ओरिएंटल पेपर मिल है, आदि उद्योग है ना। उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, बांधवगढ़। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा डेंसिटी। अगर किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पाए जाते हैं तो वो किस में पाए जाते हैं, तो बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। भाई बांधवगढ़ का नाम ही क्या है, बांधव यानी कि बाघ, है ना। जो सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किसके लिए, सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी सफ़ेद शेर पाए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इसका मैप देख लेते हैं, है ना। तो चलिए मैप पे चलते हैं, इसके मैप पे क्या है, एक मिनट दोस्तों। तो ये आ गए हम इसके मैप पे। तो ये जो, एक मिनट पेन ले लेना, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये जो पूर्वी हिस्सा पड़ता है ना दोस्तों, ये क्या पड़ता है हमारा, बघेलखंड का पठार। यहाँ क्या पड़ता है हमारा, रीवा पन्ना का पठार। यहाँ का क्या पड़ता है हमारा, बुंदेलखंड का पठार। और ये क्या पड़ता है हमारा, मालवा का पठार, है ना। यहाँ पे क्या पड़ता है हमारा, क्या पड़ता है ये, मध्य उच्च, क्या बोलते हैं इसको, मध्य भारत का पठार। और ये हमारा यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है हमारा क्या, नर्मदा सोन घाटी। और ये जो नर्मदा सोन घाटी के नीचे ये कौन सा है हमारा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, है ना, जहाँ पे क्या क्या थी, राजपीपला की पहाड़ियाँ थी। जिसके बाद सतपुड़ा मध्य श्रेणी थी, यहाँ पे हमारी महादेव की पहाड़ियाँ थी। तो हमारे मध्य प्रदेश के बारे में बढ़िया दोस्तों, देखिए आपको बस ऐसे ही डिटेल में पढ़ना है तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो यही बात है। तो चलिए हमारा अगला चलते हैं, अगला क्या लपड़ा है। तो दोस्तों हमने ये हमारा बघेलखंड का, यानी कि हमने क्या हुआ कि मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा था, और तीनों भागों के बारे में जितना उनके पॉइंट दिए थे, यानी पहले भाग को 5 भागों में बांटा गया था, दूसरे भाग को 3 भागों में बांटा गया था, और तीसरे भाग को बांटा ही नहीं गया था। तो उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। तो ये आज हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्तर जो स्थिति थी वो पूरी हमने डिटेल से एनालाइज़ किया। वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्या करना है ना, अच्छा लगे तो क्या करना है भाई, अच्छा लगे तो क्या करना है, ये दिया ना भाई, क्या करना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, अच्छा लगे तो लाइक करना है ना। और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और नीचे क्या, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। ये कुछ नहीं दोस्तों, ये जो लाल बटन है इससे दबाने से पैसे वैसे नहीं लगते यार। इतनी मेहनत कर दे तो आपको सिर्फ इस पर टच करना है, और ये लाइक का बटन टच करना है, बस हो गया आपका काम। भाई इतनी मेहनत मैंने इतनी की है, तो इतनी गुरु दक्षिणा में आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।